इस दुनिया से हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन कुछ लोग जाने के बाद किस्सा बन जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रूह परवाज कर जाने के बावजूद किसी और की जिंदगी का हिस्सा बने रहते हैं। जैसे हरियाणा के शुभम और जींद के प्रीत, इन दोनों की सड़क हादसे में जान चली गई, लेकिन जाते जाते अपना ऑर्गन डोनेट करके ये दोनों 9 लोगों को जिंदगी दे गए। जीने का मकसद ही यही होना चाहिए कि जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी औरों के काम आ सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गन डोनेट करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह भी है कि ताउम्र अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, ताकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहें। शरीर के अंग हेल्दी रहेंगे तभी तो आप वो किसी को दे पाएंगे। बिल्कुल हुसैन, सही बात है। सेहतमंद रहना तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन लोग कई बार जानबूझकर तो कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। और अब अर्थराइटिस के मरीजों को ही ले लीजिए। गर्मी में एसी की हवा सुकून तो देती है, लेकिन अगर गठिया पेशेंट एसी में ज्यादा देर बैठ जाए तो उनके जोड़ों का दर्द उभर सकता है, क्योंकि चिल्ड एटमॉस्फेयर में लगातार बैठने से खून का बहाव कम होता है और जॉइंट पेन बढ़ जाता है। जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए तो गर्मी का मौसम इधर कुआं उधर खाई जैसा होता ही है। एसी में रहे तो दिक्कत, ना रहे तो परेशान, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा निकलने से नमी और उमस की वजह से भी जॉइंट्स पेन ट्रिगर हो जाता है। और एक बार हड्डियां कमजोर हुई तो शरीर के बाकी ऑर्गन्स भी खतरे में आ जाते हैं। हार्ट, लंग, लिवर, आंख, किडनी की परेशानी बढ़ जाती है। श्रुतिका, बिल्कुल पूजा, और ये खतरा देश के उन 22 करोड़ से ज्यादा लोगों पर मंडरा रहा है जो अर्थराइटिस के मरीज हैं। और उन लोगों को परेशान होने के बजाय बस करना यह है कि सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें और स्वामी जी के साथ रोजाना योग करें, क्योंकि अब तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स भी ये मानता है कि रोमेटाइड आर्थराइटिस में योग प्राणायाम से जोड़ों का जो इन्फ्लेमेशन है वो घटता है, कम होता है। लेकिन इसके लिए कौन सा आसन करना है, किससे बचना है, कैसे प्राणायाम करने हैं, ये सब कुछ बताएगा कौन? तो चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हमने शीर्षासन किया हुआ है और हुसैन भाई सब रोगों का शीर्षासन कराने के लिए इधर आज हम एक तरफ तो शीर्षासन से शुरुआत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बेटियां ये तो अजब गजब, अप्रतिम, अलौकिक, अनिर्वचनीय दर्शन करा रही है योग का। आकंठ भुजंगासन, सामने से उठी और उठ करके गले के दोनों ओर से पैर लेके आई, और ये भाई भी और बहन भी दोनों ही उनके पीछे स्टैंडिंग पोजीशन में दूसरी श्रद्धा में हमारी बेटियां हैं। पहले सिर के, फिर धीरे धीरे कंठ के पास आ जाएगा। और अब तो योग के जो हम चैलेंज दे रहे हैं उसमें पूरे देश से हमारे पास जो अब वीडियोज आ रहे हैं अप्रतिम है। खैर, तो ये शीर्षासन करने से पूरी एनर्जी हमारी चैनलाइज रहती है, इसलिए आज हमने यहीं से शीर्षासन से शुरुआत की। और छोटे बच्चों का जो हमारे उदयवीर दादाजी बहुत ही अद्भुत योग कराते रहते, वो योग का दर्शन भी आप यहाँ से देख रहे हैं। छोड़ दो रे बच्चों, भाई बहुत बढ़िया किया आपने। हैं नीचे भी बहुत अच्छा अभ्यास कर रही है हमारी बेटियां। और देखो, यहाँ से तो हमने शुरुआत की, अब इतने कठिन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरुआत करें। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो अर्थराइटिस वालों का अवश्य करना है। सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे आगे पीछे पैरों को दबाया, हिलाया। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज हमारा सारा फोकस जो है दंड बैठक पावर योग से शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा स्वामी जी सारा फोकस हड्डियों को मजबूत करने पर रहने वाला था, लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जो बेटियां वहां पर अभ्यास कर रही हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद एक चीज इसमें और जोड़ लें, हड्डियों को मजबूत भी करना है और साथ में फ्लेक्सिबल बनाना है, चलता रहेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे फ्लेक्सिबल बनाना है जैसे बेटियां कर रही हैं जी, ये बच्चे कर रहे हैं। तो जाहिर है स्वामी जी, इसके लिए सबसे पहले पावर योगा का एक सेशन जो है वो करवा दीजिए, ताकि जरा पसीना शुरुआत में ही निकल जाएगा ना, तो फिर कार्यक्रम आगे और बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। तो देखो, आज पावर योगा का सेशन हम अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के हिसाब से कराते हैं, जो
कुछ ना कर सके, क्योंकि आर्थराइटिस के पेशेंट आसन जमाए बैठे हुए कि हम क्या करें। तो आप ये यहाँ से शुरुआत कीजिए और आप आर्थराइटिस के लपेटे में ना आए, आर्थराइटिस आपको छू ना सके, इसके लिए धूप में बैठ जाइए। जैसे मैं धूप में बैठा हूँ, मेरे दाहिनी ओर से सूर्योदय हो रहा है और मैं ये सूक्ष्म व्यायाम करता हुआ यहाँ से शुरुआत जैसे मैंने की है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। और अब रही बात पावर योगा की, तो जिनको आर्थराइटिस है वो तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेंगे, हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर खा लेंगे, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी हार श्रृंगार का सहजने का पानी पी लेंगे। और जो कठिन अभ्यास हो सके तो आप दाईं तरफ ये बच्चों के बेटे बेटियों के अभ्यास देख रहे हैं, नीचे बेटियां भी अप्रतिम योगाभ्यास कर रही है। एक तो ये पावर योगा है जो मेरे दाएं बाएं चल रहा है, यहाँ से कम शुरू करें, कम से कम एक एक अभ्यास दंड का, इसको साधारण दंड कहते हैं, यहाँ से शुरू करें। और जो पूरा कर सके फिर ये ऐसे ये ऐसे 10-20 बार से ऐसे शुरुआत करें, ऐसे। और फिर जो कर सके फिर ऐसे करें, यूँ एक पैर आगे ऐसे, ये दूसरा ऐसे, नीचे गए ऊपर उठे ऐसे। और फिर जिनसे बन पाए तो ऐसे पार्श्वदंड, नीचे से पैर साइड में गया और ऐसे। ये पावर योगा का सेशन ऐसे वेग से करना हो तो ऐसे ऐसे ऐसे। और ये तो बहुत ही अप्रतिम है। यूँ ओहो, पूजा सिंगल आर्म से कर रही हैं स्वामी जी। ऐसे। अरे पूजा श्रुतिका ज्योत्सना मीनाक्षी, उनमें तो अप्रतिम पूजा में ऊर्जा आ गई है। पूजा जैसा नहीं कोई पूजा, मेरा विश्वास। पूजा ऐसे। जैसा नहीं कोई पूजा, ये आप चक्र दंड पलट दंड, देखो ऐसे 100 बार कर लिया करें, इसी में पावर योगा हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। देखो ऐसे, ये तो एक दिन आप और हम साथ ही करेंगे। हाँ, एक नया चैलेंज होगा। अच्छा स्वामी जी, जहाँ आप आज देखो योगा- लंबे लंबे श्वास। जहाँ आज आपने मंच ऐसे। सजाया है, ये क्या इंडोर है या आउटडोर है? इंडोर में फिर तो एसी भी लगा ही होगा, क्योंकि आजकल जब गर्मी हर तरफ पड़ रही है तो हर कोई एसी का सुकून तलाश कर रहा है, और यही चीज़ आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत मुश्किल बढ़ाने वाली होती है। एसी की ठंडी हवा ज़्यादातर अगर कोई बैठा जिसको आर्थराइटिस है तो उसकी वजह से हड्डियों में जो वात दोष है यानी नमी बढ़ने लगती है, और फिर जोड़ों का जो दर्द है वो ट्रिगर होता है। तो स्वामी जी, आज के वक्त में जब गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी का क्या कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? जिन लोगों का रूम एसी है, फिर गाड़ी में बैठे गाड़ी में एसी, ऑफिस पहुंचे ऑफिस तो में एसी, एक तो गठिया तो से मेरे कैसे बचाव? साथ सहज योग करते जाएं, और दोनों तरफ एडवांस योग हो रहा है, उसको भी अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। तो आज बच्चों के लिए, जवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए, अधेड़ उम्र वालों के लिए एक साथ योग हो रहा है, एक सहज योग, एक एडवांस योग। तो हम तो यहाँ आचार्य कुलम में आज योगाभ्यास कर रहे हैं। इधर आचार्य कुलम है, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय है, यह हमारा विद्या तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है। तो जो ये पावर योग इतना कर पाए तो इतना कर लेना, और जिनसे इतना भी ना हो तो मंडूकासन और गोमुखासन, इन्होंने तो दोनों हाथों पर ऐसे पूरा उठा दिया अपने आप को। अब ये पूरे ब्रह्मांड का भार उठाने में समर्थ हैं सारे बच्चे। क्या जोरदार चल रहा है, दाएं और भी बाएं और भी। और इनकी सहजता, प्रसन्नता भी देखते ही बनती है। और देखो, जिनसे इतने कठिन ना हो तो भाई हाथ पैर मत तोड़वा लेना। कभी इनको देख देख करके करे कि हमने तो आचार्य कुलम के बच्चों को देखा था, इन बच्चों के
99% 100% अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं। योगा अनुशासनम भी है जीवन में, आत्म अनुशासनम भी है, स्टडी में भी डिसिप्लिन है। खैर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण में पूरा डिसिप्लिन हो। आचार्य कुलम के बच्चों की तरह फिर तो बात ही क्या। आपने एसी की बात की, तो ये आउटडोर में है और हमें तो पसीना आ रहा है। देखो ये पूरा पसीना। और एक बार मैं तो कहता हूँ सबको पसीने में नहाना चाहिए। फिर एसी ये जो 16 डिग्री पर 18 डिग्री पर करके रखते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने एक दिन तो ये बताया था कि वर्किंग के दौरान जो है 24-25 और एग्जिट के दौरान तो जब बाहर निकलते हैं आप कमरे से तब 28 पर एसी कर दें। 20 से 25 के बीच में रखे वर्किंग के दौरान, और जब बाहर निकलते हैं उससे आधा एक घंटा पहले एसी को 28 पर ले आए। जहाँ कहीं बहुत घुटन होती है, आजकल बंद कमरे होते हैं, खिड़कियाँ होती ही नहीं है, ऐसे कमरों में जब कभी हमको भी रहना पड़ता है तो हम 28 पर एसी रखते हैं और थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं, बस उसी से गुजारा हो जाता है। कूलर भी चलाना हो तो कूलर का हर सप्ताह कम से कम एक बार पूरा, और सप्ताह में कम से कम 2 बार कूलर की सफाई करनी चाहिए। और उसको भी 4-5 की स्पीड पर नहीं, मैं तो 2-3 की स्पीड पर ही रखता हूँ। कभी कूलर यूज भी करना पड़े, कहीं गए तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा इसको कूल डाउन कर दो। बहुत तेजी से फट 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 पंखे चल रहे हैं पूरे फुल स्पीड पर, ये ठीक नहीं है। तो कूलर और एसी इसको भी बहुत ज़्यादा कूलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। एक तो मेरी ये राय। दूसरी राय कि जब आप कूलर में एसी में जाते हैं तो उस समय बहुत स्लो होना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रवेश करना चाहिए तो आगमन पर और निष्क्रमण मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम का तरीका बता दिया। वाचा वदा में मधुमत भूया सम्मधु संदृशा, ये वेद का संदेश भी दे दिया। ये मंडूकासन और जो कर पाए वो शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और फिर गोमुखासन, ये 2 पहले बता देता हूँ। अच्छा, ये स्वामी जी आपने अच्छी बात बताई। इधर तो मैंने देखा था भाई हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। 24-25 का एसी का टेम्परेचर रहे और जब वहाँ से निकलने का वक्त हो तो उसे 28 पर कर लें ताकि बॉडी थोड़ी जो है वो बाहर के तापमान को सहने के लायक हो जाए। ये सबको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वामी जी देखिए, देश में इस वक्त 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और इसमें नौजवानों की भी बड़ी तादाद है और एसी की जो ठंडी हवा लोगों को और भी परेशान कर रही है। तो स्वामी जी आपके साथ अभ्यास तो तब होगा ना जब जोड़ जो है वो दर्द से राहत लोगों को मिल चुकी होगी। तो दर्द को कैसे दूर भगाया जाए ताकि आपके साथ अभ्यास हो सके? तो एक तो मैं बहुत देर से देख रहा था, ये गंध आ रही है, तो ये यहाँ पर ये रखा हुआ है लहसुन। अब इसमें वैसे तो आती है दुर्गंध, लेकिन जब इसको गाय के घी में भून देते हैं, वैसे मैंने लहसुन प्याज खाया नहीं, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढा। प्रकृति परमेश्वर का बनाया हुआ प्रत्येक भक्ष्य पदार्थ, मांस मदिरा आदि के अभक्ष्य पदार्थों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तरीका क्या है, तो इसका तरीका ये है कि ये जो लहसुन है इसके अंदर चीरा मार करके गाय के घी में भून, हल्का सा, देखो ज़्यादा लाल नहीं है, थोड़ा सा 3 से 5 कली ऐसे गाय के घी में, जैसे 5 खा लिया हमने, गाय के घी में हल्का सा रोस्ट करना, चीरा मार के, थोड़ा सेंधा नमक डाल के धीरे धीरे खाना। ऊपर से गर्म पानी पीना या पीड़ंता क्वाथ या दशमूल का क्वाथ पी लेना। सबसे बेस्ट तो है जो थोड़ी देर में पहले बता रहा था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों का जूस। अभी गर्मी है ना, तो जूस पी ले, लेकिन उनका काढ़ा बना करके पी ले, 5 चीज़ों का गर्म करके। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर घर में, किसी को गर्म करे तो हल्दी, मेथी और सौंठ इसको दरदरा कूट के रात को भिगो दिया, सुबह इसका पानी पी लिया, लो गर्मी भी नहीं लगेगी। और ये लहसुन
ये वात की परम औषध है। सुबह शाम 5 कली से शुरू करके फिर एक एक दिन एक एक कली बढ़ाते चले गए। 21 दिन तक आप 21 कली खा सकते हैं सुबह खाली पेट सेंधा नमक के साथ। इसकी दुर्गंध, इसकी तामसिकता, दुर्गंध, तामसिकता, तीक्ष्णता, उग्रता खत्म हो जाती है और ये साथ में हो जाता है शरीर के साथ। जो जिसको आप कह रहे थे ना, जैसे वातावरण के साथ भी हमारा साथ में हो जाए, कोई पदार्थ उसके साथ हमारा साथ, इससे आर्थराइटिस दूर होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल दूर होगा, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होंगे, इससे इम्यूनिटी अच्छी होगी, पूरे शरीर को पोषण मिलेगा। 6 रस हैं इसमें। हाँ, वैसे एक रस की कमी है थोड़ी सी, तो रसों बोलते हैं इसको, एक ही रस की कमी है, बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला वो रात को पानी में भिगो दे, चीरा मार करके या छोटे छोटे टुकड़े करके, और सुबह गाय के घी में भून के 3 कलियों से शुरुआत करें। वो 21 तक ना जाए, वो 5-7 ही बस डेली खाते रहे। तो गाय के घी में भूनने से इसकी तीक्ष्णता, उग्रता, पित्त का प्रशमन हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं आती है। खैर, तो ये गोमुखासन मैंने बताया था, ये वात के लिए बड़ा अच्छा है, मंडूकासन और गोमुखासन। और साथ में अब ये जितने भी आसन बता रहे, ये वात का प्रशमन करने वाले भी है। तो भाई ये कठिन आसन तो वापस हम जो है डिस्क्लेमर दे करके बता रहे कि कठिन आसन लेकिन इन बेटियों को उदयवीर दादाजी ने 3-3, 6-6 महीने, साल भर की ट्रेनिंग के बाद ऐसे परफेक्शन के साथ तैयार किया। परफेक्शन के साथ तैयार किया है। हाँ, तो वो तो कठिन आसन तो मैं देखो, ये जो एडवांस पोस्चर्स हैं, ये जो अप्रतिम योगाभ्यास है, ये तो प्रैक्टिस के बाद होगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगला जो भुजंगासन पहले हम कर चुके, मर्कटासन, ये आर्थराइटिस के लिए बड़े अच्छे हैं। आज सारा फोकस हड्डियों पे, लेकिन चूंकि वात के प्रशमन की आपने बात की, तो जरा पित्त के प्रशमन के लिए क्या सबसे बेहतरीन चीज़ है वो भी बता दी, क्योंकि अक्सर लोग जो मिलते हैं वो इस बात की बहुत शिकायत कर रहे होते हैं कि तेज़ाब बहुत बन रहा है। अच्छा, तेज़ाब क्या चीज़ होती है, वही एसिड, ये कैसे बन रहा होता है और कैसे नुकसान कर रहा होता है स्वामी जी, जरा ये भी समझा। हाँ, तो देखो एक बात है, आपने अच्छा ये प्रश्न कर दिया। जब वात के लिए औषधि लेते हैं ना, तो वात और कफ की जो औषधियाँ हैं, जैसे हल्दी है, सौंठ है, जितनी भी वात के लिए और कफ के लिए चाहे हल्दी है, सौंठ है, अदरक है, इलायची है और लौंग है, और जितने भी चाहे वो स्वासारिक वात है, प्रोन कोम्र और तमाम तरह की औषधियाँ, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश आदि गर्म, ऐसी वात की औषधियाँ भी खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट खाएं, अश्वशिला लें, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, त्रयोदशांग, लाक्षादि गोकुल हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि यूरिक एसिड को कम करने के लिए, ANA, AVN, HLV27 पॉजिटिव हड्डियाँ अंदर से तहस नहस हो गई है तो दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादि गुग्गल, और जोड़ों में दर्द है तो सिंहनाद गुग्गल, और ये सारी चीज़ें थोड़ी गर्म तो पड़ती हैं। ये जितने भी काढ़े रखे हैं, निर्गुंडी, दशमूल, पारिजात आदि, पीड़ांतक वात आदि, ये सब थोड़े गर्म पड़ते हैं। तो क्या करें, तो इसके साथ जितने भी पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, महायोगराज आदि, या शिलाजित, श्रवण शिलाजित, अश्वशिलादि, ये क्या करें, ये सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से, और गर्मियों में तो लौकी के जूस से भी ले सकते हैं, तो लाभ पूरा मिलेगा और ठंडक नहीं होगी। तो एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी का जूस, ये दवाइयों की तीक्ष्णता को, उग्रता का प्रशमन कर देता है। फिर सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में भिगो करके उसका भी पानी पीते हैं तो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। ये पित्त ये होता है, देखो एक तरफ तो हम ये सहज योगाभ्यास कर रहे हैं, आर्थराइटिस के लिए पवन मुक्तासन बड़ा ज़बरदस्त है, सीतु बंदादि, मर्कटासन, ये भी मेरे साथ साथ करते जाना। तो जब आर्थराइटिस की औषधियाँ लेते हैं तो गर्म पड़ती हैं, तो गर्म ना पड़े, पित्ताशय ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, और ज़्यादा उत्तेजित होने से
उससे पित्त जो शरीर के भोजन को पचाने के लिए, उसी को तेजाब बोलते थे लोग। तेजाब, वो जो लोग तेजाब डालते हैं, तेजाब अलग प्रकार से एक केमिकल होता है, वैसा नहीं होता है। ये शरीर की गर्मी है, शरीर की गर्मी का नाम, शरीर की स्वामी ऊर्जा जी, का एक और नाम, विषय शामिल शरीर कर की लेते हैं। अग्नि का नाम पित्त है। शरीर, जी मेरी बहन। स्वामी और जी, स्टडी शरीर के अंदर जो मुताबिक स्थूल भाग है, रोमेटाइड उसका नाम अर्थराइटिस कफ के है, मरीजों और के जो लिए शरीर के योग अंदर काफी गतिशीलता ज्यादा है, उसका नाम कारगर वात साबित है। हुआ है। तो योग की मदद से जोड़ों के इन्फ्लेमेशन में कमी पाई गई, लेकिन स्वामी जी, जी। लोग को अब वो आसन तो बताइए जिन्हें करने से रोमेटाइड अर्थराइटिस में जोड़ों का इन्फ्लेमेशन घटेगा। तो देखो, ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, अब इसके ऊपर आते हैं। अभी मैं बोल रहा था, शरीर में जो गतिशीलता है वो वात है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो पित्त है, और जो शरीर के अंदर स्थिरता है ये कफ है। ये दोष होने पर अलग बात है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सत्व रजस तमस वात पित्त कफ, इन तीन से फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिया, और स्थूल सूक्ष्म कारण तीन। तो ये बेसिक का हमारा स्ट्रक्चर, और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंच महाकोश, ये सब 3 और 5 का पूरा जो खेला है उसमें झमेला होता है, जब गड़बड़ घोटाला होता है, उसी का नाम इन्फ्लेमेशन है। तो ये मरकटासन तो सबको करना है, 33 के 33 वर्टिब्राज को भी, नहीं तो ये वात पकड़ लेता है। तो इन्फ्लेमेशन अंदर त्रिदोष का प्रकोप है। उसमें प्रधान दोष वात होता है, दूसरे नंबर पर कफ होता है, और वो इन्फ्लेमेशन फिर ज़्यादा ही बढ़ जाए तो फिर अंदर से पूरी गठाने भी होने लगती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, कहीं से फिर हड्डियाँ बहुत सख्त हो जाती हैं, और हड्डियों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, जो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। तो अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो वात, कफ और पित्त, माने करीब 70% उसके अंदर जो है, 50% उसके अंदर वात, उसके अंदर करीब 30% कफ, और 20% उसके अंदर पित्त की भूमिका है इन्फ्लेमेशन। इसको इन्फ्लेमेशन को एक तरह का ही टॉक्सिन है, अंदर कुछ विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, शरीर के अंदर की सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हाइजीन का जो प्रोसेस है वो इसमें मंद कुंद पड़ जाता है, और शरीर के अंदर विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27 आदि नामों से जानते हैं। जो अर्थराइटिस के मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स हैं, ये ही इन्फ्लेमेशन है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आरए, सीआरपी आदि बढ़ जाते हैं, एएनए, एवीएन, HLB27, यही पेन मार्कर बढ़ते हैं, तब ये अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसके लिए फिर जो है बस्ती वात हरणा, बस्ती करना है, 10 मूल क्वाथ से या रिंड मूल से बस्ती करना, उसमें रिंड का तेल भी, थोड़ा हनी भी, गाय का घी भी डालना। तो ये जो बस्ती है वो अंदर के इन्फ्लेमेशन को हरने के लिए उपवास, इससे हमारी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, इससे पूरी जो हमारी अंदर की प्रक्रिया है ना, एक एक सेल का सेल्फ डिसिप्लिन है, वो इससे अच्छा हो जाता है। तो अंदर के हाइजीन को, अंदर के एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, अंदरूनी हमारी शरीर की गतिशीलता, क्रियाशीलता को बरकरार रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करना ही है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ा, वो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी कर लेंगे, सर्वांगासन, हलासन वो हम कर ही रहे हैं। तो ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए नमक, मीठा और खट्टा, अर्थराइटिस वालों के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। और बस्ती और उपवास, जब भूख को भोजन नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा तत्व है, जब भूख को
भोजन नहीं मिलता तो वात का भक्षण करती है, कफ का भक्षण करती है, पित्त का, रोगों का, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी का, विकारों का, अंदर के दोषों को भक्षण करके हमें निरोग और निर्दोष बना देती है। ये उपवास की प्रक्रिया बहुत अच्छी बात है तो स्वामी जी। चलिए, स्वेलिंग जो है, इंटरमिटेंट उपवास, सूजन जो है वो तो बहरहाल खत्म कर दी स्वामी जी आपने, लेकिन कई बार स्वामी जी हम लोगों से सुनते हैं कि कार्टिलेज घिस गई है, घुटना घिस गया है, कार्टिलेज घिस गई है, और ऑस्टोआर्थराइटिस जो है वो कार्टिलेज घिसने की वजह से होती है। तो कार्टिलेज क्या फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे नेचुरली मिले थे, रिपेयर हो सकते हैं, या फिर उसको घिसने से कैसे बचाया जाए? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है मेरे भाई हुसैन जी, कि एक तो इन्फ्लेमेशन दूर होना, सूजन दूर होना, उसके लिए पुनर्नवा, पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गोखरू का काढ़ा, ये सब पिलाते हैं। अब ये तो हो गया कि टॉक्सिन्स तो बाहर आ गए, अंदर की रिपेयरिंग कैसे होगी? कार्टिलेज, बोन्स डीजनरेट होने के बाद क्या रिजुविनेट हो सकते हैं? तो आपको एक बहुत अद्भुत अप्रतिम बात बताते हैं। हमने सिंथेटिक दवाइयां दे करके चूहों के कार्टिलेज घिस ली, 14 दिन के अंदर घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ गए, पिडानिल गोल्ड से, ऑर्थोग्रिड से, अश्वगंधा से, अश्वशिला से। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बातें हैं। और हम तो चूहों को तो खाली वही दे सकते हैं दवा, या आदमी को तो योग भी करा देते हैं। ऐसे जो बच्चे कठिन कठिन कर रहे हैं ऐसा तो ना होगा भाई। बेटियों ने कमाल किया भाई, और बेटे भी बेटियों से कम नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त योगाभ्यास कर रहे हैं। तो भाई आपके लिए तो अभिनंदन कर रहे हैं हमारे हुसैन भाई और हमारी सब बहनें भी। और इधर ये अप्रतिम है आपका योग। तो इतना जो ना हो पाए ना, तो आदमी भस्त्रिका, कपालभाति, भाई साथ साथ बता देता हूँ, हमने 1000-2000 बार तक भस्त्रिका हुसैन भाई, जी जी, 5 से 10,000 बार कपालभाति और 1 से 2,000 बार अनुलोम विलोम करा के जिनके कार्टिलेज घिसे हुए थे उनके वापस कार्टिलेज को रिपेयर कर दिया, रिजुविनेट कर दिया। तो ये जो उपाय बताए हैं इनको अपनाएंगे। हाँ, इसमें ये लड्डू भी अच्छी भूमिका निभाता है। ये गोंद का लड्डू है, गोंद का लड्डू, ये ऑर्थो केयर। फिर ये पिडानिल तेल लगाते हैं, पिडानिल ऑइंटमेंट, और ये पिडानिल स्प्रे भी कर देते हैं। तो ये बाहर से सरफेस पर लगाने में और अंदर से खाने में, तो लहसुन से लेकर के हल्दी, मेथी, सौंठ के घरेलू उपाय से लेकर के दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गूगल, ये भी हड्डियों को रिपेयर करता है। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये भी हड्डियों को रिपेयर करता है। और जिसकी हड्डियों का पूरा ढांचा ताना बाना हिल गया हो, तो हम 10 ग्राम गिलोय सत, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, और उसके अंदर 3 ग्राम बृहतवाद चिंतामणि, इसकी 30 पुड़िया बना दी सब मिला करके। 10 ग्राम गिलोय सत, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी, और 3 ग्राम इसके अंदर बृहतवाद चिंतामणि। अब ये 30 पुड़िया बना दी। एक पुड़िया सुबह खाली पेट ले ली, सारा वात शरीर का खत्म, कार्टिलेज घिसे हुए रिपेयर। लो, कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। हड्डियां घिसी हुई, हड्डियां जो भुरभुरी हो जाती है उसको ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं, वो भी अच्छा हो जाता है। और जब ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पीछे के चैनल है ना, हाथों के भी पैरों के भी, ये सारे चैनल भी दबा देते हैं। और अभ्यंग करते हैं, सूरज की धूप में बैठाते हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और फ्री में बट रहा रोज स्वामी जी। ये कार्टिलेज घिसते हैं। कार्टिलेज बनते हैं प्रोटीन से और हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से। तो उसकी पूर्ति के लिए दूध में हल्दी और प्रोटीन की पूर्ति के लिए थोड़ा दालें, वो भी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा से तो फिर अच्छा, एक उलझन स्वामी जी और है बहुत ज्यादा लोगों के बीच, जितना हजम हो उतना ले, और ये उलझन भी आप ही दूर कर सकते हैं। एक तरफ डॉक्टर स्वामी जी ये कहता है कि भाई कम तेल खाओ, कम घी खाओ, बल्कि घी के लिए तो ये है कि भाई उसे ट्रांसपेरेंट बॉटल में खाने के टेबल पर रखकर देख कर ही काम चला लो, खाने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरफ ये कहा जाता है कि जब घुटनों से आवाज़ आने लगती है कि चिकनाई घट गई है, चिकनाई कम हो गई, तो अब ऐसे में क्या जाए? चिकनाई की भरपाई कैसे होगी? ये आपने बहुत अच्छा कहा। ये मतलब ये कुछ लिटरेट इडियट लोग हैं, पढ़े लिखे, नासमझ, नादान, अविवेकी,
थोड़ा मूर्ख कहने में कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। तो ये जो पढ़े लिखों की जो मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं ना कि घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मैं कहता हूँ घी गाय का, और भाई जिनको भैंस का मिल जाए तो भैंस का खा लेना, गाय का तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर तिल का तेल अर्थराइटिस के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये गर्मियों के अंदर तो नारियल का तेल वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें। सर्दियों के अंदर तिल का तेल लें। हर मौसम में गाय का घी या मक्खन 1 चम्मच सुबह खा लिया, हड्डियों के अंदर की चिकनाई कम नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। पहले गांव में भी कहते थे अरे भाई घी खा ले थोड़ा हाड़ चिकने रहेंगे, बोले इसकी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। तो इसके लिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि तो ज़रूरी हैं ही। विटामिन डी हमने लाइकिन से, कैल्शियम हमने मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, और B12 हमने कॉर्नहल से। और वैसे हम कहते हैं कि आप मिलेट्स का सेवन कीजिए, गेहूं चावल, जो सफ़ेद गेहूं और सफ़ेद चावल है, इसकी जगह काले चावल, काले गेहूं भी हमने उपलब्ध करा दिए वो अलग बात है। बाकी मिलेट्स का सेवन करें, उसमें सारे न्यूट्रिशंस पूरे होते हैं। और कपालभाति ज़रूर करें, पहले खाओ फिर ठीक से पचाओ। ATM की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी उसके अंदर 20 से 25 ग्राम, हल्दी 5 से 10 ग्राम कच्ची, अंकुरित मेथी और कच्ची हल्दी। गाय के घी में थोड़ा इसको बघार करके, छोंक लगा के, संस्कार करके खाएं। आहा, अप्रतिम है। इससे तो हमने कितने लोगों को, और उपवास, इंटरमिटेंट उपवास तो डेली 2 बार ही खाना है, बार बार नहीं खाना। और जिनको ज़्यादा ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो हमको कुछ दिनों तक 5 से 7 दिन तक उपवास करा के सारा इन्फ्लेमेशन, सारा वात की जितनी भी मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स, ये सब एकदम लेवल में आ जाते हैं। और फिर हड्डियाँ, कार्टिलेज सब ठीक हो जाएंगे। गिरिस कम हो गया था, हड्डियाँ खटपट कीर्तन कर रही थी, वो ठीक हो जाएंगी। कपालभाति जरूर करना है। ये काला चावल, काला गेहूं बड़ा कमाल है स्वामी जी। हर तरफ गोरे की डिमांड है, लेकिन आपने काले को डिमांड में ला दिया है। जिनके खुद के बच्चे स्वामी जी अंधेरे में नजर नहीं आते, वो भी गोरी बहुएं तलाश कर रहे होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते, नहीं थोड़ा सा ज्यादा रंग भेद वाली बातें हो जाएंगी। स्वामी जी आर्थराइटिस की डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। हाँ, आर्थराइटिस की जो सबसे बड़ी वजह है, उसमें से एक वजह मोटापा भी है। और हड्डियों पर काफ़ी बोझ बढ़ जाता है जब वज़न बढ़ जाता है। तो ज़रा वज़न कुछ कम करवा दीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। भाई देखो, ये तो वो करना, वापस डिस्क्लेमर दे रहे हैं जिनके शरीर हल्के फुल्के हों। उधर नीचे बेटियां भी अप्रतिम योगाभ्यास में लगी हुई हैं, इधर बेटे भी। अब देखो, चलो बच्चों, आपने बहुत अच्छा किया भाई। एक बार हुसैन जी ताली बजा दीजिए अभी बच्चों। अरे बहुत शानदार स्वामी जी। अब मेरे साथ ये करें, ये तालियां भी कम है और हमारे उदयवीर दादाजी के लिए भी। हाँ, आपके लिए अभिनंदन कर रहे भाई, इंडिया टीवी से पूरा हिंदुस्तान आपका अभिनंदन करे। बैठ जाओ बच्चों। अब देखो, वेट कम करने का उपाय बताते हैं। जो मोटे मोटे हैं ना, उनके गोडे खिंच जाते, कमर खिंच जाती है, घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आया। गाड़ी पास थी 10 टन में 20 टन का वजन डाल लिया। शरीर का वजन होना चाहिए 60-70 किलो, वजन कर लिया 100 किलो, तो टायर जल्दी घिसेंगे, काटी ले जाएंगे। ओवरलोडेड गाड़ियों का स्वामी जी चालान कटता है। जीवन रूपी रथ आत्मानम रथिनम विद्धि शरीर व्रत में हो तो बुद्धि तो सारते विद्धि बना प्रक्रह में हो जा। तो जो है, जब ओवरलोडेड हो जाते हैं तो घुटने के टायर घिसते हैं, ये कमर भी आगे झुक जाती है, पेट आगे निकल जाता है, अरे रे रे रे, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये 2 अभ्यास तो ये, और फिर तीसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन करो बच्चों। आप तो भूनमनासन करो। हाँ, मैं पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा है। ये बच्चे तो भूनमनासन करते हैं, क्या बात है भाई। इनके शरीर तो ना ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे ये जो है किसी रबर के बने हों, चिपक गए प्लास्टिक के गुड़िया हैं। स्वामी जी, फ्लेक्सिबिलिटी भी लाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से करती, पता ही नहीं लगा। श्रुतिका कुछ कह रही हैं स्वामी तो जी। एक तो ये अभ्यास है, और लेकिन बहुत जल्द आप कुछ दिनों में खुद को फ्लेक्सिबल कर लेंगे अगर आप रोजाना करते हैं। नहीं हुसैन, मैं तो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझसे जो लोग मिलते हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि जिस तरीके से स्वामी जी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं वो बहुत अच्छी है, और लोग उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी वो पूछते हैं हुसैन। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
इसका यही 3 शब्दों में जवाब है। तो देखो, स्वामी जी, हाँ, प्रैक्टिस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए दूध में थोड़ा हल्दी लें, शिलाजीत लें, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। पसीना बहाएं थोड़ा, और खट्टी चीज़ें कम खाएं, खट्टी चीज़ें कम खाएं, गुस्सा कम करें। जो गुस्सा करते हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके शरीर में अकड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, पकड़ उनकी कमज़ोर पड़ जाती है। वेट के लिए ये 5 अभ्यास किए, मेदोहर, वेट गो, गर्म पानी, अश्वगंधा ये इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई ये कह रही है कि अभ्यास तो आजकल जरा आगे बढ़ें इसमें सम्मिलित कर और दिए हैं। सवालों को शामिल किया जाए। और पहला सवाल हमने दिल्ली से संदीप का लिया है। बटरफ्लाई। हाँ, नमस्कार स्वामी जी, मैं दिल्ली से संदीप। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है और वो बचपन से ही उसको कैटरेक्ट था, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन भी कर दिया कैटरेक्ट का, लेकिन विजन है वो पूरा नहीं आया, तो कृपया मार्गदर्शन करें। संदीप जी, बेटे को जो विजन नहीं आया है उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। हमने चूहों के ऊपर प्रयोग किया, कैटरेक्ट हो गया था उनको, और फिर उनको आईग्रिड ड्रॉप डाली, आईग्रिड वटी दी। ट्रेडिशनली इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी। सप्तामृत लो 10 से 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और आमल के रसायन 100 से 200 ग्राम। ये सब लेकर के पाउडर मिला के रख लिया, इसी को खिला दिया। और आंवला एलोवेरा का जूस तो बेस्ट है। महात्रिफलाघृत सुबह 1 चम्मच। जिनको आंखों के रोग हैं उनको महात्रिफलाघृत, जिनको मस्तिष्क के रोग हैं उनको ब्राह्मीघृत, बहुत ही ज़बरदस्त है उसके लिए। जिनको इनफर्टिलिटी उनके लिए फलघृत। और आज मैंने बताया घी तेल सुबह खाली पेट लेंगे तो अर्थराइटिस में अच्छा रहेगा। तो आँख के लिए ये अनुलोम विलोम सब बेटियाँ करो बेटा, अनुलोम विलोम सब बेटियां जो कर रही हैं ये अनुलोम विलोम करें। और शीर्षासन भी करो बेटियों, शीर्षासन करो, शीर्षासन करो बच्चों आप। शीर्षासन और सर्वांगासन बड़ा अच्छा है। और स्वामी जी, मैं अगला सवाल ले लेता हूँ, और ये सवाल भोपाल से सुनील ने भेजा। शीर्षासन, सर्वांगासन। प्रणाम स्वामी जी, मैं सुनील श्रीवास्तव, उम्र 62 वर्ष, भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरे पैरों की जांघों की मांसपेशियों में काफ़ी ढीलापन आ गया है, जो पैरों में कमजोरी रहती है, और थोड़ा घुटनों में भी दर्द होता है। कोई कुछ उपाय बताएं, धन्यवाद। घुटनों के दर्द के लिए तो आज पहले बता चुके हैं सुनील जी। ये जो पैरों की नसों को मजबूत बनाने के लिए एक तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन यदि किसी से हो जाए तो आप अर्ध सर्वांगासन कर सकते हैं। माने पीठ जमीन पर टिकी हुई है और पैर बस ऊपर उठा दिए। नसों को मजबूत करने के लिए अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर का चूर्ण बड़ा अच्छा काम करते हैं। इनका रोज सेवन कर लिया करें। अश्वगंधा 1-1, 2-2 ग्राम, शतावर 1-1, 2-2 ग्राम। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसरे सबको घर में रखनी चाहिए। इससे नस नाड़ियों में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। वैसे भी दुर्बलता के लिए परम टॉनिक है। तो जिनको और ये अभ्यास बैठे बैठे ऐसे ऐसे ये किया करें, तो ये सब करेंगे सुनील जी तो आपकी नसें मजबूत रहेंगी। नसों को मजबूत करने के लिए अश्वगंधा, आंखों को मजबूत करने के लिए घरेलू उपाय में गाजर का ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। प्रत्यंगों के लिए हमने अलग अलग हेल्थ टॉनिक घरेलू बता रखे, जरूर ले। गाजियाबाद से राजपाल का ये सवाल है। स्वामी जी प्रणाम, मैं राजपाल सिंह गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन के बाद भी शीर्षासन किया जा सकता है? देखो, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के 6 महीने 9 महीने तक तो करना नहीं। 6-9 महीने के बाद जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया और सारे अंदर से आंखें हील हो गई, अनुलोम विलोम तो आप ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही कर सकते हो, चाहे आँख का या हार्ट का कराया हो। और शीर्षासन जो है वो आपको 1 साल बाद करना है, लंबा नहीं करना, 1-2 मिनट करना है बस। कुछ 15-15, 20-20 मिनट, हमने तो 3-3 घंटा भी शीर्षासन कराया, इतना लंबा नहीं करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बड़ा जरूरी और अच्छा सवाल था स्वामी जी कि किन चीजों से बचना, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग चैलेंज का। तो
तो आपने जो चैलेंज दिया था स्वामी जी, उसके जवाब में बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। जरूर जरूर। देश के कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। लेकिन इसमें से जो स्वामी जी सबसे बेहतरीन वीडियो है, जो विजेता हैं, उनका वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उधर से पहले भुजंगासन की स्थिति के राजेंद्र सिंह रेवाड़ी, हरियाणा के रहने वाले। पहले मकरासन में रोता। स्वामी जी देखिए इनको आप। मकरासन में क्या बात है, अप्रतिम कर रहे हैं भाई राजेंद्र सिंह ने, जोरदार किया। बैलेंस बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक साथ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी। तो राजेंद्र जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और कल का चैलेंज देखो जी, कल का पहले चैलेंज तो भुजंगासन कर रहा है, आप इधर आराम से पहले भुजंगासन की स्थिति में आओ बच्चों, देखो। तो ऐसे पहले भुजंगासन की स्थिति में आना है, सामने से उठे, पीछे से पैर अब उठाएंगे, सिर पीछे झुकाएंगे, और ये आकंठ भुजंगासन जहाँ से प्रारंभ किया था वही आज का चैलेंज है। सामने से सीने को उठाया, पीछे से पैरों को, और पैरों को उठा करके सामने कंठ के ऊपर दोनों पैर आ गए। ये आकंठ भुजंगासन, ये कल का चैलेंज है। और आकंठ भुजंगासन वाला चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो अपने वीडियोस हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी, अब जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। किस शहर में 120 गुना बढ़ा डेंगू का हमला, क्या आप पर भी मंडरा रहा है ये खतरा? बताएंगे कल सुबह 7:56 पर। और कैसे इससे बचना है ये भी आपको कल स्वामी जी बताने वाले हैं, क्योंकि हर तरफ मच्छरों की बहुत ज्यादा मार है। तो कल का एक कार्यक्रम भी बड़ा जरूरी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।